हेलो दोस्तों, नए वीडियो में आप सभी का फिर से स्वागत है। और आज हम लोग क्या करने वाले हैं। आज हम लोगों का डे है 6। यानी कि हम लोग क्या कर रहे हैं इसमें कुल 10,000 प्रश्नों की प्रैक्टिस कर रहे हैं, जिसमें क्या है जो यूपीएससी के पीवाईक्यू हैं या फिर जो क्या स्टेट पीसीएस में कभी ना कभी पूछे गए सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को। तो आज हम लोग का कौन सा दिन है, आज हम लोग का 6 डे है। और हम लोग क्या करते हैं डेली 25 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं। तो आज हम लोग किसकी करने वाले हैं, आज हम लोग करने वाले हैं हिस्ट्री की। तो चलिए शुरू करते हैं। और इससे पहले भी हम लोगों ने कल मतलब इससे पहले वाले जो वीडियो था उसमें भी हम लोगों ने क्या किया था, हिस्ट्री के पीवाईक्यू की क्वेश्चन की प्रैक्टिस की थी, और जिसको आप लोगों ने क्या बहुत ज़्यादा प्यार दिया, तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और बाकी अभी तक जिसने वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो क्या कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आगे अपने आज के टॉपिक को। चलिए मैं पेन को ले लेता हूँ, फिर चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए हम लोग का पहला क्वेश्चन आ गया है। और पहला क्वेश्चन क्या है, तो पहला क्वेश्चन हमारे लोगों का है जो मतलब कि हमारे शास्त्रीय नृत्य होते हैं उससे संबंधित है। उसमें पूछा गया गरबा, यानी कि गरबा क्या गुजरात से संबंधित है। और उसके बाद में बोला है मोहिनी अट्टनम क्या उड़ीसा से संबंधित है। यक्षगान क्या कर्नाटक से संबंधित है। तो आपको जान लो, आप लोग जानते होंगे कि जो मोहिनी अट्टनम है जो कहाँ का है, उड़ीसा का ही है, कहाँ का है, केरल का है। और वहीं जो हमारा जो यक्षगान है जो कहाँ का, कर्नाटक का, जो तो 100% सही है। इसका मतलब 3 तो हमारा बिल्कुल सही है, तो इसका मतलब ये तो नहीं हो सकता है। अभी क्या हमारे पास 3 ऑप्शन बचे हुए हैं। अभी आप जानते हो गरबा, गरबा गुजरात का ही है, तो यानी कि 1 और 3 तो हमारा कन्फर्म हो गया। तो इसका मतलब ये भी नहीं होगा। तो 1 और 3 तो हमारा कन्फर्म हो गया, और मोहिनी अट्टनम यानी क्या होता है, केरल का। इसका मतलब हमारा जे वाला गलत है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, हमारा सी होगा। तो इस प्रकार से आपको क्या है सॉल्व करते जाना है, और जिसको इसका आंसर आता है वो क्या करेंगे, इसका आंसर को कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो चलिए आगे चलते हैं। और आप लोग जानते होंगे कि हमारे शास्त्रीय नृत्य कितने हैं, 8 हैं। तो उसमें से मुख्य रूप से क्या है, यही हमारा मतलब कि जो क्या कहते हैं मोहिनी मोहिनी अट्टनम और जो यक्षगान है, जो किस में आते हैं, जो शास्त्रीय नृत्य में आते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन आ गया हमारा हिस्ट्री का, और ये भी हमारा क्या है पीवाईक्यू से संबंधित है। और इसको आप लोग सॉल्व करके इसका आंसर क्या है कमेंट बॉक्स में भी दीजिए जिसको आता है। तो जिसको नहीं आता वो ध्यान ध्यान से देखेगा। तो पहला हमारा क्या है बीजक। क्या बीजक दादू दयाल के द्वारा दादू दयाल के उपदेशों का एक संकलन है। तो आपको पता होगा, आपने नॉर्मली भी अगर पढ़ा है, यानी कि नॉर्मली भी अगर आप लोगों ने पढ़ा है भी, तो आप लोग जानते होंगे बीजक किसका संग्रह है। बीजक जो है हमारे किसका, कबीरदास का संग्रह है। और पुष्ट मार्ग के दर्शन के पुष्ट मार्ग के दर्शन को माधवाचार्य ने प्रतिपादित किया था। तो हमारे यानी कि ये वाला भी गलत हो जाता है। इसका मतलब हमारा राइट आंसर इसका क्या होगा, ना तो ए और ना ही दो। तो इस प्रकार से हमारा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी। और आपको बता देते हैं कि जो माधवाचार्य है, माधवाचार्य ने क्या बनाया है, माधवाचार्य ने पुष्ट मार्ग ना बना करके क्या बनाया है, जो कहते हैं ब्रह्म संप्रदाय। तो ब्रह्म संप्रदाय को किसने बनाया है, माधवाचार्य ने बनाया है। और वहीं जो पुष्ट मार्ग है उसको किसने बनाया है, उसको बनाया है वल्लभाचार्य ने। तो याद रखिएगा यहाँ पे जो माधवाचार्य उन्होंने क्या बनाया है, हमारा माधवाचार्य ने बनाया है ब्रह्म संप्रदाय। और जो पुष्ट मार्ग बनाया है किसने बनाया है, वल्लभाचार्य ने बनाया है। बस आपको इतना ध्यान रखना था। तो बाकी बीजक तो आपको पता ही होगा कि जो हमारे कौन है, संत कबीरदास हैं। तो कबीरदास की जो है क्या कहते हैं कि उनके जो संकलन है उनके उपदेशों का संकलन है। और आगे चलिए अगला क्वेश्चन को हम लोग प्रैक्टिस कर लेते हैं। इसी प्रकार से हम लोग क्या करते हैं डेली 25 क्वेश्चन की एमसीक्यू की प्रैक्टिस करते हैं। और बाद में क्या शाम को जो हम लोग क्या करते हैं, अभी कोशिश करेंगे कि 20 क्वेश्चन की प्रैक्टिस हो, किसकी, सी सेट वालों की भी। तो आप लोग क्या कीजिए, उसको सपोर्ट कीजिए, तभी आप लोग क्या मतलब कि ये सीरीज होगी लंबी इतनी चल पाएगी। क्योंकि आप लोग जानते होंगे अभी क्या है, लगभग 8 से 9 महीने अभी हैं प्रीलिम्स के। और अगर आप लोग अभी से ही सही से तैयारी कर लेंगे तो आपका प्रीलिम्स आराम से क्लियर हो जाएगा। अभी अगर आप 1 घंटा भी दे देंगे प्रीलिम्स को प्रैक्टिस सेक्शन क्या कहते हैं प्रैक्टिस सेशन में, तो बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं अभी। अगला क्या है, भारत में बौद्ध इतिहास परंपरा, भारत में क्या है बौद्ध इतिहास परंपरा और संस्कृति के संबंध में बताना है आपको। और युग्म दिए हैं और अवस्थान। क्या टाबू मठ और मंदिर संकुल क्या स्पीति घाटी में है। और उसके बाद में बोला है, क्या बोला है, लाहोत्सवा लदांग मंदिर नाको क्या जास्कर घाटी में है। उसके बाद बोला है आलवी मंदिर संकुल क्या लद्दाख में है। तो मैं इसका आपको राइट आंसर बताना चाहूँ तो आप जानते हो कि जो टाबू मठ है, टाबू मठ और मंदिर दोनों कहाँ पे, हमारे स्पीति घाटी यानी कि हिमाचल प्रदेश में पड़ जाते हैं। और वहीं जो हमारा जो था क्या कहते हैं लाहौल लदांग मंदिर नाको, जो हमारे यहाँ जास्कर घाटी में नहीं पड़ता, यानी कि जम्मू कश्मीर में नहीं पड़ता है। और उसके बाद में क्या हमारा जो अलवी मंदिर संकुल जो हमारे कहाँ पे पड़ता है, लद्दाख में पड़ जाता है। तो ये तो हमारे क्या फैक्चुअल थोड़ा क्वेश्चन हो गया। अगर इसको आपको आता है तभी आप इसको सॉल्व कर पाएंगे, बनना क्या हो जाता है मतलब कि इसको सॉल्व करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ जाती है। तो चलिए इसका आंसर मैं बता देता हूँ। इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, इसका आंसर हो जाएगा सी। यानी कि हमारा एक और 3 तो सही है, पर क्या 2 हमारा गलत हो जाता है। यानी कि आपको यहाँ पे याद रखना कि आलवी मंदिर डायरेक्ट भी पूछ सकता है कि आलवी मंदिर संकुल कहाँ पे पाया जाता है, तो कहाँ पे, लद्दाख में होता है। वहीं टाबू मठ और मंदिर संकुल कहाँ पे, स्पीति घाटी में। तो इस प्रकार से इसका आंसर क्या हमारा हो जाएगा।
तो चलिए अभी अगला क्वेश्चन को हम लोग कर लेते हैं। और अगला क्वेश्चन हमारा क्या आता है, और अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, मंगनियार। मंगनियार के नाम से जाने वाले लोगों के समुदाय को क्या कहते हैं? यानी जो मंगनियार जो होते हैं, तो मंगनियार के नाम से जाने वाले समुदाय को क्या कहते हैं? क्या पूर्वोत्तर भारत में अपनी मार्शल कलाओं के लिए विख्यात थे, या फिर क्या पश्चिमोत्तर भारत में अपनी संगीत परंपरा के लिए विख्यात थे, भारतीय दक्षिण भारत में अपनी शास्त्रीय गायन संसर्ग के लिए विख्यात थे, मध्य भारत में क्या लिखा, पच्चीकारी परंपरा के लिए विख्यात है? तो आप लोग जानते होंगे जो हमारे मतलब कि मंगनियार हैं, यानी कि एक अगर आपने मंगनियार और नांगियार करके, यानी कि मांगियार और नांगियार करके कुछ नाम अगर आपने सुने हैं आर्ट एंड कल्चर में, तो आप समझ जाएंगे कि ये क्या संगीत से संबंधित कुछ है। यानी कि मांगियार और नांगियार करके, मांगियार को शायद कहते हैं पुरुष जो नायक, मतलब कि पुरुष नायक होता है उसे कहते हैं मांगियार, और जो महिला नायक होती है उसे नांगियार कहते हैं। तो यहाँ पे अगर आपको पता है कि यानी कि जो हमारे पश्चिमी भारत में है, पश्चिमोत्तर भारत में है, संगीत परंपरा से संबंधित, अगर आपको केवल इतना भी पता है कि संगीत से संबंधित है, तब आप इसका आंसर आराम से पहुंच जाते हैं। तो पश्चिमोत्तर भारत में अपनी संगीत परंपरा के लिए विख्यात हैं। तो इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, क्या नाम है, बी। और आपको अगर बता दें तो इसका जो मतलब कि जो क्षेत्र है, इसके लिए क्षेत्र कहाँ पे हो जाएगा, राजस्थान वाला क्षेत्र हो जाएगा। और आप नाम से भी समझ रहे होंगे कि पश्चिमोत्तर भारत, यानी कि जो हमारा अगर भारत ये बना दें हम, तो यानी कि ये वाला रीजन जो हमारा क्या होगा, राजस्थान वाला रीजन आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। और अगला क्वेश्चन हम लोग का क्या है, अगला क्वेश्चन है महारानी विक्टोरिया की उद्घोषणा का उद्देश्य क्या था? यानी जो महारानी विक्टोरिया ने उद्घोषणा की थी कि अब 1858 में, जब हमारा 1857 का क्रांति हो गई थी, उसके बाद में क्या महारानी विक्टोरिया ने एक घोषणा कर दी थी, किसके लिए, ताकि मतलब कि जो उसमें विद्रोह हो रहा था उसको कम किया जा सके। क्योंकि उस समय क्या होता, जो कंपनी का शासन था वो किसके हाथ में चला गया था, जो ब्रिटिश संसद है उसके हाथ में चला गया था। यानी कि डायरेक्टली क्या है, ब्रिटेन के हाथ में चला गया था उस समय, जो हमारा शासन था भारत का, कंपनी के हाथों से ब्रिटेन के हाथों में शासन में चला गया था। तो चलिए आगे हम लोग कर लेते हैं। तो इसमें क्या बोला, 1857 का जो उद्देश्य था महारानी विक्टोरिया ने उद्घोषणा दी थी, उसका उद्देश्य क्या था? तो उद्देश्य आप पढ़िए क्या होगा, जिसको आता है वो क्या कीजिए, वीडियो को पोस्ट कर लिया करिए, और इसका आंसर क्या आप अपने कमेंट बॉक्स में दिया करिए। तो क्या लिखा, भारतीय राज्यों को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाने के किसी भी विचार का परित्याग। तो ये तो बिल्कुल सही बात है, यानी कि जब उस समय ब्रिटिश रानी जो थी उसने घोषणा कर दी थी कि अब हम क्या करेंगे, किसी भी राज्य को अपने शासन में मतलब कि शामिल नहीं करेंगे, उसको क्या करेंगे, मतलब कि क्या कहते हैं, एक तरीके से अधिग्रहण नहीं किया जाएगा। तो बिल्कुल सही बात है ये। और भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत रखा, यानी कि हमने जैसे जैसा कि मैंने पहले ही आपको समझा दिया इस बात को, कि जो भारतीय प्रशासन था उसको कंपनी से लेकर के कहाँ कर दिया था, ब्रिटेन क्राउन में कर दिया गया था। इसका मतलब कि हमारा दो वाला भी सही हो जाता है। और भारत के साथ ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार का नियमन करना। तो आप लोग जानते होंगे जो नियमन वाला कार्य था कब था, 1973 में ही आ गया था। तो ये वाला तो हमारा गलत हो जाता है, सॉरी 19 ही क्या हमारा, क्या नाम इसका, 1773 1757 में ही आ गया था। तो जो कि हमारा पहला मतलब कि एक्ट ऑफ रेगुलेटिंग था, उसी को हम कहते हैं कि मतलब कंपनी का नियमन करने के लिए प्रथम था। तो हमारा यानी कि थर्ड वाला गलत हो जाता है। तो उसके बाद में हमारा इसका मतलब क्या हो जाएगा, 1 एंड 2। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ए हो जाएगा, यानी कि 1 और 2। यानी कि कंपनी को घोषणा कर दी थी कि अब क्या करेंगे, किसी भी शासन को क्या करेंगे, मतलब कि जो ब्रिटिश की साम्राज्य में नहीं मिलाएंगे। दूसरा क्या कहा था कि हम किसी भी जो प्रशासन होगा वो ब्रिटिश के क्राउन के अधीन आ जाएगा, जितना भी भारत का प्रशासन है। और साथ ही साथ बोला था कि भारत के साथ ईस्ट इंडिया कंपनी के जो व्यापार होगा नियमन करने के लिए 1757 का पहला जो रेगुलेटिंग एक्ट था, एक्ट ऑफ रेगुलेटिंग उसे कहते हैं, तो उसके तहत किया था, ना कि क्या 15 8 के तहत किया गया था। तो चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग पढ़ लेते हैं। और इसी प्रकार से हम लोग क्या लास्ट तक करने वाले हैं, टोटल 25 क्वेश्चन होंगे, और ज़्यादातर मतलब कोशिश रहेगी कि एक दो ज़्यादा ही रहें, कम ना हो। तो चलिए आगे कर लेते हैं। भारत के निम्नलिखित नगरों पर विचार करना है, उपयुक्त में से कौन सा पारंपरिक साड़ी वस्त्र उत्पादन के लिए विख्यात है? तो कांचीपुरी की जाड़ी मतलब कांचीपुरम, तो आपने आराम से सुना होगा। कांचीपुरम की साड़ियाँ तो बहुत ज़्यादा विख्यात होती हैं, आप जानते होंगे कि बनारस की साड़ी, तो वो भी वहाँ से मतलब कि उससे रिलेट भी कर सकते हैं। उसके बाद में आपने सुना होगा कि चंदेरी की भी साड़ियाँ बहुत ज़्यादा सुनी होंगी। पर यहाँ पे क्या भद्राचली और करनाल, ये दोनों क्या हमारे साड़ियों के लिए विख्यात नहीं है। तो इसका मतलब इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, बी वाला हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमारा क्या हो जाएगा इसका, यानी कि जो हमारा जो क्वेश्चन है इसका राइट आंसर क्या होगा हमारा, बी हो गया। और उसके बाद में चलिए अगला क्वेश्चन को हम लोग पढ़ लेते हैं। और अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, फतेहपुर सीकरी। तो फतेहपुर सीकरी के बारे में तो अच्छे से आप जानते होंगे अगर आपने मध्यकालीन भारत पढ़ा है।
तो नॉर्मल अगर आपने लूसेंट भी पढ़ी तो लूसेंट में इसके बारे में दिया हुआ, तो बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं पूछता। अगर पूछता है तो यूपीएससी क्या करता है, अगर कभी फैक्ट के बारे में पूछता है तो फैक्ट क्या करता है, बहुत मतलब मोटा मोटा फैक्ट ऐसा पूछता है तो नॉर्मली आपको बुक्स में मिल जाएगा। या फिर क्या होगा, ऐसा फैक्ट पूछेगा फिर कहीं भी नहीं मिलने वाला है। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। फतेहपुर सीकरी क्या है, राज्य राज्य परिवार राज परिवार के इस्तेमाल के लिए एक मस्जिद थी क्या? अकबर का निजी प्रार्थना कक्ष था क्या? वह भवन में जिसमें विभिन्न धर्मों के विद्वानों के साथ अकबर चर्चा करता था। तो क्या वो था? बिल्कुल सही बात है, यानी कि सी वाला था कि अकबर क्या था, एक परायण क्या कहते हैं, धर्म परायण। अकबर जो क्या था, मतलब कि एक धर्मनिरपेक्ष राजा था। और वो क्या करता था, उसने एक भवन बनाया था जिसे क्या कहते हैं, फतेहपुर सीकरी के नाम से जान रहा है। और इसे क्या कहते हैं, सुलह कुल की मतलब कि नीति भी कहा जाता है। तो और इसने क्या किया था, मतलब कि विभिन्न धर्मों के विद्वानों को बुलाता था और अकबर क्या करता था, चर्चा करता था। तो इस प्रकार से हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी। लेकिन आप अगर चाहें पढ़ना तो डी भी पढ़ सकते हैं, वरना इसको आप बढ़ा दीजिएगा। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि हमारे दोनों विकल्पों में मतलब कि बात सेम कही जाती है, परंतु कभी कभी क्या होता है कि मतलब कि दूसरा वाला विकल्प जो होता है हमारा पहले वाले विकल्प से ज़्यादा अच्छा एक्सप्लेन कर देता है। तो हम लोग क्या करेंगे, सारे के सारे विकल्प को हमेशा पढ़ेंगे। यूपीएससी में ऐसा नहीं करेंगे कि हम अगर हमें सेकंड में ही मिल गया आंसर तो हम आगे के दो विकल्प छोड़ रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, इसको भी पढ़ेंगे। तो डी वाला हमारे क्या कहता है, वह कमरा जहाँ हम विभिन्न धर्मों वाले कुलीन जन धार्मिक बातों के विचार विमर्श क्या है, विचारार्थ जमा होते थे। आप देख रहे होंगे कि सी और डी दोनों बिल्कुल कितने पास हैं, परंतु यहाँ पे अकबर की चर्चा मतलब बात कर दी तो इसका मतलब क्या, डायरेक्ट बिल्कुल अकबर से संबंधित आ गया। अगर वहीं यहाँ पे सी वाला ना होता फिर हम इसको क्या करते हैं, डी वाले को लगा लेते हैं। तो यही बात मैं बोल रहा था, अगर आप मान लिया इसको सी में कर देता और इसको डी में कर देता तो आप कन्फ्यूज़ हो जाते हैं, इसलिए मैंने इसको कहा कि पूरा भी पढ़ना चाहिए। तो चलिए अगला पढ़ लेते हैं। क्या लिखा, रेगुलेटिंग सत्याग्रह, यानी कि रेगुलेटिंग जो एक्ट है, सॉरी सॉरी मैंने क्या बोल दिया, रोलेट एक्ट है, जो रोलेट सत्याग्रह है। रोलेट सत्याग्रह के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो आपको रोलेट सत्याग्रह के बारे में बताना है। तो चलिए जिसको आंसर आता है वो क्या कीजिए, कमेंट बॉक्स में वीडियो को मतलब कि आंसर इसका दीजिए, और बाकी आप क्या मतलब वीडियो को पुश करके आगे देख सकते हैं। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो इसमें क्या क्या बोला गया है, इसमें बोला है कि रोलेट अधिनियम जो हमारा था, रोलेट अधिनियम सिडनी कमेटी, यानी कि क्या लिखा, सेडिशन कमेटी, सेडिशन कमेटी की सिफारिश पर आधारित था। यानी कि जो रोलेट अधिनियम था वो क्या था, हमारा सेडिशन कमेटी की सिफारिश पर आधारित था। तो बिल्कुल सही बात है, यानी कि सेडिशन कमेटी की सिफारिश पर आधारित था। और रोलेट सत्याग्रह में गांधी जी ने होम रूल लीग का उपयोग करने का प्रयास किया। तो यानी गांधी जी ने जो किया था, होम रूल लीग का उपयोग करने का प्रयास किया था, किसमें, रोलेट सत्याग्रह में। और उसके बाद में इन्होंने बोला है साइमन कमीशन के आगमन के विरुद्ध हुए प्रदर्शन रोलेट सत्याग्रह के साथ साथ हुए थे। तो यानी कि साइमन कमीशन के आगमन के विरुद्ध जो प्रदर्शन हुआ था और वहीं जो रोलेट सत्याग्रह था, तो दोनों अलग अलग है। तो इसका मतलब क्या हमारा, यानी कि राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ये कट जाएगा, तीसरा कट जाएगा, इसका मतलब राइट आंसर क्या हमारा बी हो जाएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। और अगला क्वेश्चन हमारा क्या आएगा, और अगला क्वेश्चन हमारा क्या आएगा, अगर यहाँ पे टाइमिंग अगर देखना चाहें तो रोलेट जो सत्याग्रह था वो कब था हमारा, 1919 का था। और वहीं जो हमारा साइमन कमीशन था वो क्या था हमारा, वो हमारा था 1928 के आसपास में, यानी 1928 और 29 के आसपास में था। तो आप जानते होंगे कि दोनों का टाइम जोन अलग अलग है, तो इसका मतलब कि हमारे ये दोनों गलत हो जाते हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो अगला क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में उपनिवेशवाद के आर्थिक आलोचक थे? यानी कि जो आर्थिक आलोचना आप जानते होंगे, मतलब कि उस समय जो हमारा भारत में उपनिवेश चल रहा था, तो उस समय क्या हो रहा था, मतलब कि जो भारत का उपनिवेश के द्वारा मतलब कि भारत का जो शोषण हो रहा था उसके बहुत अधिक विरोध में भी बहुत सारे लोग उधर आए थे। तो बहुत सारे विद्वान लोग जो क्या क्या कर रहे थे, मतलब कि पत्र के द्वारा, किताबों के द्वारा, या फिर समाचार पत्र में पत्रिकाओं के द्वारा इसका विरोध कर रहे थे। तो उसमें पूछा कि उपरोक्त में से कौन सा भारत के उपनिवेशवाद के आर्थिक आलोचक थे, यानी कि आलोचना करते थे? क्या दादा भाई नौरोजी थे? तो आप जानते होंगे कि अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया करके कोई बुक भी लिखी थी, किसने, दादा भाई नौरोजी ने। क्या लिखा था, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ऐसा करके एक बुक लिखी थी। तो इसका मतलब क्या हमारा, यानी कि जो हमारे दादा भाई नौरोजी होंगे वो तो आराम से मतलब कि 100% है। वहीं आर सी दत्त जो थे उन्होंने भी एक मतलब कि पत्र पत्रिका या फिर बुक के जरिए इसका विरोध किया था। वहीं जो जी सुब्रमण्यम अय्यर हैं, तो यानी कि ये भी हमारे एक आर्थिक आलोचक थे। इस प्रकार से अगर हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, यानी कि 1 2 3। तो इस प्रकार से आपको क्या है, इन सभी को ध्यान भी रखना है। यूपीएससी का इसको रिपीट भी कर सकती है, क्योंकि हिस्ट्री के बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं वो यूपीएससी क्या करती है, रिपीट करती रहती है। और चलिए अगला क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। और अगला क्वेश्चन क्या हमारा, अगला क्वेश्चन, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी
तो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के संबंध में आपको बताना है। तो इसमें क्या बोला है कि कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। और क्या बोला, इसने ब्रिटिश माल के बहिष्कार और करों को अपवंचन यानी कि क्या लिखा, इवेजन की वकालत की। क्या कह रहा है कि कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी ने क्या मतलब कि करों के चोरी की वकालत की थी, तो बिल्कुल गलत है, यानी कि एक तो हो ही नहीं सकता। यह सर्वहारा वर्ग का अभिनायक क्या लिखा, अधिनायक अधिनायक अधिनायकत्व स्थापित करना चाहता है, यानी कि वो क्या चाहता था कि सर्वहारा जो वर्ग है उसका क्या कर दिया जाए, अधिनायकत्व कर दिया जाए। तो ये भी हमारा इसका मतलब ये भी गलत है। और अगला बोला है कि इसने अल्पसंख्यकों एवं दलितों वर्गों के लिए पृथक निर्वाचन के क्षेत्र की वकालत की। तो इसने भी क्या कहते हैं, पृथक निर्वाचन की वकालत भी नहीं की थी। इसका मतलब हमारा राइट क्या आंसर हो जाएगा इसका, डी। तो इस प्रकार का क्वेश्चन क्या होता है, बहुत सारा मतलब कि अगर आपको आता है तभी आप कर पाएंगे, वरना क्या होता है थोड़ा सा टफ हो जाता है ये क्वेश्चन, क्योंकि इसमें क्या है सारे के सारे जो हमारे विकल्प बनाए हैं वो सारे के सारे क्या है, विकल्प गलत हैं। और वहीं अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के बारे में थोड़ा सा बताना चाहूँ, तो इसकी स्थापना कब हुई थी, इसकी स्थापना हुई थी 1934 में स्थापना हुई थी। किसने की थी, कांग्रेस के भीतर के ही लोगों ने की थी। और उसके बाद में क्या मतलब कि जो इसका जो प्रथम अध्यक्ष जो थे संपूर्णानंद थे। और उसके बाद में क्या कांग्रेस में और कई सदस्य भी इसमें शामिल हो गए, जैसे कि जयप्रकाश नारायण हो गए, आचार्य क्या लिखा, नरेंद्र देव, और वहीं अशोक मेहता है, और काफ़ी मतलब कि जो थे लोहिया साहब थे, और मतलब कि कई जो कांग्रेस के नेता थे वो क्या कर हुए थे इसमें, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी में शामिल हो गए थे। और इन लोगों का मतलब कि विचार लगभग कांग्रेस से ही मिलता जुलता था, बहुत खास मतलब कि अलग नहीं था। तो अगला चलिए कर लेते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है। और अगला क्वेश्चन हमारा जो है मध्यकालीन भारतीय राज्य जो हैं और उसमें क्या है वर्तमान क्षेत्र, यानी जो मध्यकालीन भारत में जो राज्य थे और इसमें वर्तमान में क्षेत्र क्या है उसके बारे में पूछा गया है। तो पहला क्या है चंपक, तो चंपक क्या हमारा क्या मध्य भारत में पड़ता है। और इसमें मतलब दुर्गार, दुर्गार क्या जम्मू कश्मीर में पड़ता है। और अगला कुलूद, तो कुलूद क्या हमारे मतलब कि मालाबार क्षेत्र में पड़ता है। तो आपको ये बताना है। तो चंपक जो हमारे जिसे कि चंपा के नाम से जानते हैं, तो आप जानते हो कि मध्य भारत का नहीं, यानी कि चंपक यानी चंपा। और आपने जो भारत की नदियों के वो नदियों सॉरी क्या बोलते हैं, जो क्या कहते हैं पहाड़ियाँ या चोटियों के बारे में पढ़ा होगा, तो आप जानते हो कि चंपा जो पहाड़ी एक चोटी है वो कहाँ पे पाई जाती है, हिमाचल प्रदेश में पाई जाती है। इसका मतलब हमारा एक तो नहीं हो सकता। जब एक नहीं हो सकता इसका मतलब हमारे ए और सी भी नहीं हो सकता। अभी क्या हो गया हमारा दुर्ग, क्या है दुर्गाधर। तो दुर्गाधर हमारी कहाँ है, जम्मू कश्मीर में है, यानी कि आपको ये याद करना पड़ेगा। और कुलूत, कुलूत हमारी कहाँ पे है, ये भी हमारी कहाँ पे पड़ती है, हिमाचल प्रदेश में ही पड़ती है। तो मालाबार यानी कि जो तुम्हारा केरल वाला एरिया पड़ जाता है, तो केरल वाला एरिया नहीं है, जो कहाँ पे हमारा, ये हमारा हिमाचल प्रदेश का ही क्षेत्र है। तो इस प्रकार से हमारा राइट आंसर क्या होगा, केवल दो, यानी कि दुर्गाधर। क्या लिखा, दुर्गार, दुर्गार जो हमारा क्या होगा जम्मू कश्मीर के आसपास का क्षेत्र है। तो चलिए अगला क्वेश्चन का हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा जो संबंध है बुद्ध के जीवन से संबंधित है। तो बुद्ध के जीवन से कौन कौन सा संबंधित है, क्या हमारा अवंती बुद्ध के जीवन से संबंधित है, तो गलत है। वहीं गांधार भी नहीं है, हमारा क्या कौशल आप जानते होंगे कि जो मतलब कि शायद माता का ही क्षेत्र था। और मगध भी आप जानते होंगे क्या हमारा क्या कहते हैं कि बुद्ध के जीवन से संबंधित था। इसका मतलब चार तो गारंटेड है, चार तो मतलब कि आपको पता होगा गारंटेड है। और वहीं आप हो सकता है बाकी मैं कन्फ्यूज हूँ, पर आप क्या चार में तो 100% मतलब कि श्योर हो सकते हैं कि मगध और कौशल तो उनका है ही, यानी कि तीनों चार तो हो गए, तीनों चार जिसमें हमारे उसी को हम आप छोड़िए बाकी काट दीजिए। तो तीन और चार को बचने के बाद में एक और तीन बचता है, यानी कि एक अवंती हमारा क्या है बुद्ध के जीवन से संबंधित नहीं है। तो इस प्रकार से हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या हमारा निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। और बाबर के क्या लिखा, बाबर के भारत में आने के फलस्वरूप क्या हुआ था, क्या उपमहाद्वीप में बारूद का उपयोग शुरू हो गया था, क्या भारत में जो उपमहाद्वीप भारतीय उपमहाद्वीप था उसमें क्या बारूद का शुरुआत बाबर ने की थी क्या। तो अगर आपको बताना चाहूँ तो मैं, तो भारत में जो भारतीय उपमहाद्वीप है वहाँ पे बाबर ने नहीं की थी। तो जो हमारे भारत में बारूद की तकनीक जो आई थी, मतलब कि जो बारूद की तकनीक जो है वो चीनियों के द्वारा कुछ इस्तेमाल की गई थी शायद। और उसके बाद में क्या अगर आपको बताएं इस क्षेत्र के स्थापत्य में मेहराब और गुम्बद बनाने की शुरुआत क्या बाबर ने की थी। तो मेहराब और गुम्बद बनाने की शुरुआत क्या है बाबर के आने से पहले ही शुरू हो चुकी थी। तो इसका मतलब दो तो हमारा बिल्कुल गलत है, दो अगर काट देते हैं तो अभी हमारे पास बचता है 1 और 3 और केवल 3। तो उपमहाद्वीपी में यानी कि उपमहाद्वीप, तो उपमहाद्वीप में केवल भारत नहीं आता, भारत के अलावा और भी बहुत सारा रीजन आता है, तो यानी कि केवल भारत की बात नहीं हो रही है। भारत के आने के फलस्वरूप बोला है, उपमहाद्वीप में बारूद के उपयोग की शुरुआत हुई थी। तो बारूद के उपयोग की शुरुआत तो बताया जा रहा है कि 14वीं शताब्दी के मध्य में भारत में आई थी। जो बाबर के आगमन से पूर्व क्या बहमनी साम्राज्य था,
तो बहमनी साम्राज्य के समय में आई थी। तो इसका मतलब हमारा क्या होता है, एक भी गलत हो जाता है। तो राइट आंसर क्या होगा हमारा, डी हो जाएगा, सॉरी बी हो जाएगा, केवल 3। यानी कि इस क्षेत्र में तैमूरी यानी कि तैमूरचीन वंश तैमूरदी वंश का स्थापना किसने की थी, तो बाबर ने की थी। और चलिए अगला क्वेश्चन को हम लोग पढ़ लेते हैं। और अगला क्वेश्चन तो मतलब कि बहुत ही ईजी है, अगर आपने थोड़ा सा दिमाग अपना लगाया तो आप आराम से इसका आंसर दे पाएंगे। इसमें क्या बोला, इनमें से किसने कृष्णा नदी की सहायक नदी, कृष्णा नदी की सहायक नदी के दक्षिणी तट पर, यानी कि जो कृष्णा नदी है उसके दक्षिणी तट पर, दक्षिणी तट पर एक नए नगर की स्थापना की और उस देवता के प्रतिनिधि के रूप में अपने इस नए राज्य पर शासन करने का दायित्व लिया, जिसके बारे में माना जाता है कि वह कृष्णा नदी के दक्षिणी के समस्त भूमि का देवता था। तो ये किसकी बात हो रही है, आप जानते हो कि जो कृष्णा नदी है उसके सहायक नदी के दक्षिण में, यानी कि कृष्णा नदी हमारी अगर बह रही है इस तरीके से भारत में, और इसके दक्षिण में जो मतलब कि राज्य था किसका था, वो था हमारा क्या, जो विजयनगर साम्राज्य था उसका राज्य था। और कृष्णा नदी के दक्षिण में समस्त भूमि का देवता कहा जाता है, किसे, हरिहर प्रथम को कहा जाता है, यानी कि जो भी हमारे क्या है, विजयनगर साम्राज्य से संबंधित एक राजा है। हरिहर और बुक्का नामक जो दो राजा थे, उन्होंने क्या किया था, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। उसमें हरिहर प्रथम क्या एक राजा था। तो आप इसका आंसर बता सकते हैं, हरिहर प्रथम। और अगर आप चाहें तो इस प्रकार से भी इसका मतलब कि शासन का एरिया जो बताया जा रहा है उसके हिसाब से भी आंसर मतलब कि आंसर तक आप पहुँच सकते हैं। तो चलिए अगले क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। और आप लोग इसमें जानते होंगे कि इसमें बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिसको आप आंसर आप कितना भी पढ़ लें पर उसका आंसर आपको नहीं पता होगा। उसका आंसर आपको क्या निकालना पड़ेगा, ऑन द स्पॉट अपना जो भी मतलब कि नॉलेज है, जो भी एक्सपीरियंस है, जो भी तुक्का है, या फिर आपने जो भी प्रैक्टिस की है, प्रैक्टिस के बाद भी आपको बहुत सारा मतलब कि ऐसा एक्सपीरियंस मिल जाता है जो आपको मतलब कि कहीं बुक में नहीं मिलेगा, कोई बता नहीं सकता। वो बस आपका अपना पर्सनल एक्सपीरियंस होगा, पर्सनल फीलिंग होगी कि जैसे आपने इस क्वेश्चन को पढ़ा। अगर आप इसको क्वेश्चन को आता भी नहीं है फिर भी अगर आपने 10,000 क्वेश्चन की अगर प्रैक्टिस की है, क्या किया है, अगर 10,000 क्वेश्चन की प्रैक्टिस की, अगर आपको ये क्वेश्चन आता भी नहीं है फिर भी आपको एक बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फीलिंग आएगी कि शायद क्वेश्चन आंसर ये हो सकता है, या ये हो सकता है, या ये हो सकता है, या ये हो सकता है। मतलब कि आपने अगर क्वेश्चन को बिल्कुल भी नहीं पढ़ा फिर भी आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फीलिंग आने लगती है कि शायद ये हो सकता है, ये हो सकता है। वो केवल कभी आएगा, वो तभी आप आएगा जब आपने क्या मिनिमम क्या 10,000 क्वेश्चन की तो प्रैक्टिस की हो, वो भी यूपीएससी हो, स्टेट पीसीएस हो, मतलब कि यूपीएससी के लेवल के क्वेश्चन की प्रैक्टिस की हो। ये नहीं कि आपने एसएससी या वनडे क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर ली तो उसके तो क्वेश्चन आप क्या जानते होंगे कि फैक्चुअल होते हैं, छोटे-छोटे होते हैं, तो वो मतलब नहीं रखते इतना। तो चलिए आगे देख लेते हैं हम लोग क्या अगला क्वेश्चन। तो इसमें से किसने अप्रैल 1930 में नमक कानून तोड़ने के लिए तंजौर के तट पर एक अभियान संगठन किया था? तो सही बताऊँ मैं इसका आंसर मुझे नहीं पता था, और जब मैंने इसकी प्रैक्टिस मतलब कि इसको जब मैंने सॉल्व किया तब मैंने अनुमान लगाया, और मैंने अनुमान लगाया तो आंसर जब मैंने देखा मेरा आंसर बिल्कुल सही था। तो आप अनुमान लगा के बताइए इसका आंसर क्या हो सकता है? यानी कि तंजौर का जो क्षेत्र था वहाँ पे जो नमक कानून तोड़ा गया था उसके संगठन का अभियान किसने अभिनय मतलब कि अभियान का जो संगठित किया था किसने किया था? तंजौर के तट पर एक अभियान संगठित किया था, वो किसने किया था? नमक कानून तोड़ने के समय में। तो जैसे कि आप जानते होंगे कि तंजौर का तट है, तो मतलब कि कामराजन, बीओ चिदम्बरम पिल्ले, सी राजगोपालाचारी, एनी बेसेंट। तो अगर आप अनुमान लगाएंगे थोड़ा सा भी तो आप जानते होंगे एनी बेसेंट नहीं हो सकती हैं। उसके बाद में क्या होगा, के कामराज, पी चिदम्बरम पिल्ले। कुल मिला के बताऊँ मैं इसके पीछे तो कोई खास रीज़न नहीं बता पाऊँगा क्योंकि ये पूरा का पूरा फैक्चुअल है। पर जब इसको मैंने पढ़ा था और मुझे क्या इसको क्वेश्चन का आंसर नहीं आ रहा था, फिर भी मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग आ रही थी सी पे, और सॉरी बी पे, और इसका राइट आंसर भी क्या था, बी था। इसका मतलब क्या है, सी राजगोपालाचारी ने तंजौर के तट पर एक अभियान संगठित किया था, वो भी क्या, नमक तोड़ने के विरोध में। तो आप जानते होंगे इसका आंसर क्या है हमारा, सी राजगोपालाचारी। तो मैं ये बात आपको क्यों बता रहा था, ये बात मैं इसलिए बता रहा था आपको कि आप लोग क्या कीजिए, जो हम लोग सेशन ले रहे हैं इसको अटेंड कीजिए, और साथ ही साथ क्या इसको मतलब कि सॉल्व करते हुए चलिए। क्योंकि अगर आप लोगों ने अभी नहीं किया तो फिर आगे क्या हो जाएगा, टाइम कम पड़ जाता है, और अगर आपका प्रीलिम्स ही नहीं निकलेगा तो फिर मेंस का कोई मतलब ही नहीं रहता। तो इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ, अभी से ही इस सेशन को चालू कर रहा हूँ। तो चलिए अगले क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। और अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष सरोजिनी नायडू थी। तो आप जानते होंगे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी, एनी बेसेंट थी, और सरोजिनी नायडू क्या थी, वो प्रथम भारतीय महिला थी। और ये क्वेश्चन हमारा क्या है, इस बार मतलब कि पीसीएस में भी कई बार पूछा गया, और यूपीएससी भी पूछ सकती है, मतलब पूछती है कई बार इस फैक्ट को। तो आपको ध्यान रखना है, प्रथम महिला कौन है, एनी बेसेंट है। प्रथम भारतीय महिला कौन है, सरोजिनी नायडू है। उसके अंदर बोला भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे, क्या लिखा है, बदरुद्दीन तैयब थे। और उसके बाद में एक, चलिए अगला इसका मतलब कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा
यानी कि बी केवल 2। और उसके बाद में चलिए, और अगर आपको बताना चाहे तो प्रथम अध्यक्ष कौन थे, यानी कि कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे बेमेश चंद्र बनर्जी और दूसरे थे दादा भाई नौरोजी। यहाँ पे मैंने 4 क्वेश्चन बताया। पहला क्या बताया, कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी, एनी बेसेंट थी। प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी, सरोजनी नायडू थी। प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे, बदरुद्दीन तैयब थे। और उसके बाद में बोला अगर सर्वप्रथम यानी कि जो पहला 1885 में कांग्रेस का गठन हुआ था उस समय कौन थे, तो उस समय हमारे कौन थे, उस समय हमारे थे बेमेश चंद्र बनर्जी। उसके बाद में जो दूसरा हुआ था उसके कौन थे, उसके थे हमारे दादा भाई नौरोजी। और अगर बात की जाए प्रथम विदेशी अध्यक्ष कौन था, तो प्रथम विदेशी अध्यक्ष कौन था, जॉर्ज ज्यूल करके एक था, तो वो थे क्या हमारे जॉर्ज यूल जो थे हमारे प्रथम कांग्रेस के विदेशी अध्यक्ष थे। तो यहाँ पे मैंने कांग्रेस के अध्यक्ष से संबंधित सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की क्या डिस्कस कर लिया। अगर क्वेश्चन कभी भी जो अध्यक्ष से संबंधित आता है तो अध्यक्ष से संबंधित आपको इसी में से मिल जाएगा। यानी कि कभी पूछेगा या तो प्रथम पूछेगा या फिर सेकंड पूछेगा या फिर कोई अंग्रेज पूछेगा या फिर महिला पूछेगा या फिर क्या पूछेगा कि प्रथम महिला या फिर प्रथम विदेशी महिला, बस इतना ही पूछेगा, इससे आगे नहीं पूछेगा। अगला क्या है हमारा, ब्रिटिश मिशन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो ब्रिटिश मिशन जो है सॉरी क्या है, कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। इसने एक संघीय सरकार के लिए सिफारिश की थी, तो बिल्कुल सही बात है, यानी किसने संघीय सरकार के लिए स्थापना की सिफारिश की थी। इसने भारतीय न्यायालयों की शक्तियों का विस्तार किया, तो आप जानते हो कि न्यायालयों की शक्तियों का विस्तार नहीं किया था। इसने आईसीएस में और भी अधिक भारतीयों के लिए उपबंध किया, तो ऐसा भी बिल्कुल गलत है। यानी कि आईसीएस के लिए यानी कि जो इंडियन सिविल सर्विसेज है उसमें क्या है, भारतीयों के लिए उपबंध नहीं किया था बल्कि और कम करने की कोशिश की गई थी। इसका मतलब इसका राइट आंसर क्या होगा हमारा, केवल ए यानी कि 1। तो चलिए अगला क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। और अगला क्वेश्चन क्या हमारा, भारत में कला का पुरातात्विक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस एक का सबसे पहले निर्माण हुआ था, यानी कि सबसे पहले निर्माण किसका हुआ था। क्या भुवनेश्वर स्थित लिंगराज मंदिर का, या धौली स्थित शैलीकृत हाथी का, या फिर महाबलीपुरम स्थित शिलाकृति स्मारक का, या फिर उदयगिरी स्थित क्या है बराह की मूर्ति का। तो ये भी सारा क्या हमारा पूरा का पूरा फैक्चुअल है, यानी कि अगर आपको डिटेल में आता है तभी इसको आप सॉल्व कर पाएंगे, वरना इसको भी सॉल्व करने में क्या बहुत अधिक मतलब कि प्रॉब्लम हो जाती है। तो चलिए मैं इसको आपको सॉल्व कराता हूँ। तो इसका राइट आंसर क्या होगा हमारा, धौली स्थित शैलकृत हाथी का। तो इसका राइट आंसर बे हो जाएगा, वरना अगर आप इसको बहुत डिटेल में जाएंगे तो मैं बता दूँ आपको, जो हमारा क्या कहता है कि जो धौली स्थित शैलकृत हाथी है, 1 मिनट में इसको आपको डिटेल में बता देता हूँ। जैसे कि हमारा जो भुवनेश्वर वाला है, यानी कि जो क्या बोला है लिंगराज मंदिर है, तो लिंगराज मंदिर जो हमारा क्या है 11वीं शताब्दी में है, यानी कि 11वीं शताब्दी का है। जो वहीं हमारा जो शैलकृत हाथी वाला है वो कब हुआ था, तो शैलकृत हाथी वाला जो हमारा क्या है, जो हमारा क्या है, जो हमारा दूसरी ईसा पूर्व का है, यानी कि जो 11वीं शताब्दी का, जो दूसरी ईसा पूर्व का। वहीं जो हमारा महाबलीपुरम वाला है, जो महाबलीपुरम वाला है वो हमारा क्या 7वीं शताब्दी का है, यानी कि ये वाला हमारा क्या 7वीं शताब्दी का है। और जो हमारा उदयगिरी का है, और उदयगिरी का वो हमारा कब है, तो उदयगिरी वाला जो हमारा क्या है वो भी हमारा क्या बाद का ही है। तो इस प्रकार से हमारा राइट आंसर क्या होगा, धौली स्थित शैलकृत हाथी का, यानी कि जो हमारा कब का है, दूसरी ईसा पूर्व का है। ये 11वीं ईस्वी का है, ये 7वीं ईस्वी का, और ये भी हमारे क्या बाद का है, यानी कि वराह वाला मूर्ति जो शायद विजयनगर के आसपास का है। तो चलिए आगे देख लेते हैं हम लोग। वराह वाला एक मिनट में देख लेता हूँ, अगर इसको मुझको मिल जाता है तो मैं आपको बताता हूँ देख के ढूंढ के, 1 मिनट। तो ये बरहा वाला भी हमारा क्या चंद्रगुप्त मौर्य के मतलब कि शासन के टाइम का है, तो इसका मतलब क्या है हमारा, केवल राइट आंसर क्या हमारा धौली स्थित शैलकृत हाथी का है। और धौली स्थित शैलकृत हाथी वाला जो है हमारा ये किसके नाम का समय का बनाया हुआ है, सोमनाथ जो मतलब कि सोमवंश के संस्थापक थे, ययाति प्रथम, तो सोमनाथ के शासक जो ययाति प्रथम थे तो उन्होंने बनाया था। चलिए अगले क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो आशा करते हैं कि इतनी इन्फॉर्मेशन आपके लिए सफिशियंट रही होगी। बाकी अगर अगर आपको और डिटेल में जाना है तो आप लोग क्या कर सकते हैं, इसके संदर्भ में क्या गूगल भी कर सकते हैं। तो चलिए अगले क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। और अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, निम्नलिखित में से किस आंदोलन के कारण भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन हुआ था। ये तो आंसर बहुत ही ईजी है, इसको आप आराम से लगा पाएंगे कि, और बहुत बार पूछा भी गया चाहे स्टेट पीसीएस हो या फिर यूपीएससी हो, कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन आप जानते होंगे कि जो हमारा स्वदेशी आंदोलन था इसको मतलब कि क्या मतलब क्या कहते हैं कि मतलब कि लागू करने के लिए कहाँ पे लागू किया जाए, इसके संदर्भ में हो गया था। तो आप जानते होंगे स्वदेशी आंदोलन
जो मतलब कि नरमपंथी चाहते थे कि केवल भारत में ही हो और मतलब कि भारत के केवल विशेष एक रीजन में हो, बंगाल तक ही हो। वहीं जो गर्मपंथी क्या चाहते थे, गर्मपंथी चाहते थे कि पूरे के पूरे भारत में इसका फैलाया जाए। तो इस प्रकार से इसमें क्या फूट हो गई और सूरत अधिवेशन में क्या हो गया था 1907 में ये लोग एक दूसरे से अलग हो गए थे। वहीं जो लखनऊ अधिवेशन हुआ था 1916 में, उसके बाद में ये फिर से आपस में मिल गए थे। तो इतना इन्फॉर्मेशन ठीक होगी मेरे हिसाब से। अगला क्वेश्चन क्या, भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित क्या लिखा है, निम्नलिखित भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सामंती व्यवस्था का अनिवार्य तत्व, यानी कि सामंती व्यवस्था जो थी उसका अनिवार्य तत्व क्या था? अत्यंत शक्तिशाली केंद्रीय राजनीतिक सत्ता और अत्यंत दुर्बल प्रांतीय अथवा स्थानीय राजनीतिक सत्ता। हालांकि अत्यधिक केंद्रीय सत्ता और अत्यधिक क्या कहते हैं कि मतलब कि दुर्बल प्रांतीय सत्ता थी। क्या ऐसा हमारा भारतीय सामंती जो सामंती व्यवस्था थी उसके संदर्भ में ऐसा सही था? तो ऐसा तो बिल्कुल गलत है। उसके बाद में क्या, भूमि के नियंत्रण तथा स्वामित्व पर आधारित है प्रशासनिक संरचना। तो हमारा इसका मतलब क्या जी सही है। उसके बाद में भूमि पर नियंत्रण के आधार पर ही प्रशासनिक संरचना थी और सामंत तथा उसके अधिपत्य के बीच स्वामी और दास का संबंध बना रहता। तो यानी कि ये भी हमारी बात बिल्कुल सही है। तो एक काटते हुए हमारे पास क्या है, 1 और 3 आ गया है और इसका मतलब क्या है 2 और 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या, हमारा कलमकारी चित्रकला निर्दिष्ट करती है, निर्दिष्ट यानी कि रेफर करती है, क्या रेफर करती है? और कलमकारी चित्रकला क्या हमारी क्या, दक्षिण भारत में सूती वस्त्र पर हाथ से की गई एक चित्रकारी, यानी कि बिल्कुल सही है। और इसके बाद में पढ़ देते हैं पूर्वोत्तर भारत में बांस के लिए बांस से हाथ से की गई चित्रकान क्या लिखा है, चित्रांकन। तो ये भी हमारा गलत है। भारत के पश्चिमी हिमालय, भारत का जो पश्चिमी हिमालय है यानी कि इधर वाला रीजन जो है क्षेत्र में ऊनी वस्त्र के ठप्पे वाला ब्लॉक, तो बिल्कुल गलत है। उत्तर पश्चिमी भारत में सजावटी रेशमी वस्त्रों पर हाथ से की गई कलाकारी, तो ये भी हमारा गलत है। चित्रकारी बिल्कुल गलत है। इसका मतलब क्या है, जो दक्षिण भारत में सूती वस्त्र पर हाथ से की गई चित्रकारी को क्या कहते हैं, कलमकारी चित्रकला कहते हैं। तो अगला क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। और हम लोग क्या 20 क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं टोटल, अभी केवल 5 क्वेश्चन बचे हैं, उसको भी सॉल्व कर लेते हैं। और अगला क्वेश्चन क्या, हमारा प्राचीन भारत की निम्नलिखित पुस्तकों में से किस एक में शुंग राजवंश के संस्थापक पुत्र की प्रेम कहानी, आप जानते हो कि क्या लिखा कहते हैं अग्निपुत्र करके एक पुस्तक है, क्या नाम है, शायद मैं नाम बोल रहा हूँ अभी, इसका नाम पता है वो क्या कीजिए कमेंट बॉक्स में बताएगा। कि मालवाग्नि पुत्र करके एक बुक है और जिसका क्या है मतलब कि संकलन जो था तो इसका मैंने क्या बताया, प्राचीन भारत की निम्नलिखित पुस्तकों में से किसमें शुंग राजवंश के संस्थापक पुत्र प्रेम कहानी का वर्णन है? तो मालवाग्नि मित्रम, शायद नाम तो सामने ही है, मैं इसका लेखक बोल रहा था। तो मालवाग्नि मित्रम पुस्तक जो है किसकी है, इसके जो रचयिता हैं कालिदास थे और उन्होंने क्या है मतलब कि जो शुंग वंश थे उसके राजा के पुत्र की प्रेम कहानी के बारे में बताया था। तो चलिए अगला क्वेश्चन को हम लोग पढ़ लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, विजयनगर शासन की जो कृष्णदेव थे कि कराधान व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। भूमि की गुणवत्ता के आधार पर भू राजस्व की दर नियत होती थी, तो बिल्कुल यानी कि सही बात है। और कारखानों के निजी स्वामित्व एक औद्योगिक कर देते थे, यानी कि जो कारखाने के निजी स्वामित्व है वो एक औद्योगिक कर देते, यानी कि कर प्रणाली भी थी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, 1 और 2। चलिए अगला क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। मध्यकालीन भारत के इतिहास के संदर्भ में, सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तमिल क्षेत्र के सिद्ध यानी कि सित्तर जो है एक ईश्वरवादी थे और मूर्ति पूजा की निंदा करते थे, तो बिल्कुल सही बात है। यानी कि तमिल वाला क्षेत्र जो है वहाँ से ही हमारे क्या सिद्ध परंपरा चालू हुई है। सिद्ध वाली जो सिद्ध एक परंपरा है जो मतलब कि जैसे कि हमारा पतंजलि है, उसी प्रकार से सिद्ध भी एक तरीके से है। उसके बाद में क्या बोला है, कन्नड़ क्षेत्र के लिंगायत पुनर्जन्म के सिद्धांत पर विश्वास करते हैं। तो कन्नड़ वाले जो हैं यानी कि लिंगायत के पुनर्जन्म के क्षेत्र के लिंगायत जो हैं वो पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं। और क्या लिखा, पुनर्जन्म के सिद्धांत पर प्रश्न चिन्ह लगाते थे तथा जाति उपक्रम पर आधारित अस्वीकार करते थे। यानी कि वो लोग क्या कहते थे, जो कन्नड़ वाले क्षेत्र के लिंगायत जो थे वो मानते थे कि जो मतलब कि जो जन्म है एक बार होता है, पुनर्जन्म नहीं होता है। साथ ही साथ क्या जो जाति व्यवस्था थी उस पर भी आप विश्वास करते थे। इसका मतलब राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमें क्या है, भारत के इतिहास
भारतीय इतिहास के मध्यकालीन बंजारे क्या थे? तो बंजारे आप जानते होंगे। वैसे तो अगर हम नॉर्मल थोड़ा अनुभव लगाएंगे तो सोचेंगे शायद शायद कृषक होंगे, पर कृषक नहीं थे, क्या थे? व्यापारी थे। तो यानी कि भारतीय इतिहास में जो बंजारे मुख्यतः क्या थे? एक व्यापारी थे, जो क्या करते थे, एक स्थान से दूसरे स्थान पर व्यापार के लिए लगातार आते जाते रहते थे। जी, हमारा क्या लास्ट क्वेश्चन आज का है, और टोटल 25 क्वेश्चन हमारे हो चुके हैं ऑलरेडी। और क्या है, भारत में क्या है, सम्राट अशोक के राजा देशों का सबसे बड़ा क्या कहते हैं, डिजाइन क्या है, डिसाइफर यानी कि विकूटन किसने किया था? तो आप जानते होंगे राजा अशोक जो है उनके राजा देशों का विकूटन किसने किया था? जेम्स प्रिंसेप ने किया था। तो इस प्रकार से हमारे क्या है, टोटल टोटल आज के क्या 25 क्वेश्चन हो चुके हैं। बाकी अगर आपने वीडियो यहाँ तक देखा है तो बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी आप लोग क्या कीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो इसी प्रकार के वीडियो आपको तभी मिलते रहेंगे। बाकी वीडियो को लाइक आपने कर लिया होगा, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।